पे लिखा है, तो हम अगर हॉरिजेंटल लाइन पे देखें तो ई मैक्सिमम हमारे पास ही दूसरे साइड पे नहीं आ सकती। ये एनर्जी का ग्राफ है बेटे। तो एनर्जी मैक्सिमम आपकी बेसिकली आपकी स्टार्ट यहाँ से होती है कि देयर विल बी सम इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल हिट द न्यूक्लियस डायरेक्टली एंड विल लूज ऑल द एनर्जी। ठीक है। आपका ये ग्राफ ये डिपेंड करता है कि आपने इस एंगल से हाई टू लो बनाया या लो टू हाई बनाया। ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है इस वक्त वो मैक्सिमम टू मिनिमम बना हुआ है। जी ठीक मैम, है। फिर ठीक अगर है। आप ये बात करते हैं ना कि वो आएगी क्यों, वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये अगर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, तो सिंपल आपका स्केल है कि आपने असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। ठीक है ठीक मैम। है। ठीक है चले। और कुछ, किसी और का कोई क्वेश्चन? ये मैं आपको स्लाइड्स का वो दिखा रही हूँ, अगर किसी का कोई है नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं एग्जाम्स में किस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि चलें वो तो चलें ठीक है। इसकी चीज़ों को मैं आपको रट्टा नहीं लगवाने को कहती कि आप मुझे याद करके बताएं कि ये क्या होती है, ये कैलकुलेट करें। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट व्हाट आई विल से इज के आपको मैं फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजिशन दे दूँ, मैं कहूँगी कि ये क्या, ये प्रोबेबल है या नहीं है, या दो तीन ट्रांजिशंस में से कोई एक प्रोबेबल है कोई नहीं है, समथिंग लाइक दैट। या मैं आपसे कहूँ कि ये है, आप मुझे बताएंगे कहाँ से ट्रांजिशन हो रही है और क्या ये प्रोबेबल है कि नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। या फिर मैं आपसे कह दूं कि डायग्राम बना के दिखाएं ट्रांजिशन ऑफ समथिंग, हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की। ठीक है। या फिर ऑब्वियसली इसके बारे में मोजलेस लॉ के बारे में तो और भी क्वेश्चंस डिफरेंटली हो सकते हैं। ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद एक्सपीएस। अब आपने एक्सरेज की बेसिक्स पढ़ ली, थोड़ी बहुत उसकी फॉर्मूलेशन और थोड़ी बहुत उसकी प्रॉपर्टीज और नोमेनक्लेचर देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक्सरे को इस्तेमाल किया जाता है। वो जो सारी पीछे एक्सरेज हमने दी हैं वो प्रोड्यूस होंगी और फिर वो प्रोड्यूस्ड एक्सरेज will be bombarded on the sample. So we'll study what is XPS, what is the working of XPS, the spectrum, its analysis depth, then ion beam sputter assisted XPS depth profile and Ingersoll. I think ये last time हमने किया था ये नहीं कहा था, बता दे मुझे प्लीज। जी नहीं मैम, नहीं किया था। चले नहीं ठीक हुआ है। था, नहीं। ठीक है। ठीक है। सो अब यहाँ भी है कि XPS इज ऑल्सो नोन एज एस्का। ठीक है। ये इसका पुराना नाम है, विच इज इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालिसिस। इट इज एक्चुअली केमिकल एनालिसिस इंफॉर्मेशन, बट दैट केमिकल एनालिसिस इज लिमिटेड टू द surface ओनली। ठीक है। इट इज अ टेक्निक टू डिटेक्ट, क्वांटिफाई एंड क्वालिफाई, दोनों तरीके से आपको बताई जाती है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कितनी अमाउंट में मौजूद हैं। सो इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द फिजिकल, नॉट फिजिकल, केमिकल स्टेट in which the elements exist. For example, मैं आपसे कहूँ कि जी जो है सिलिकॉन +4 में एग्जिस्ट कर रहा है या उसकी कोई और वेलेंसी है, या आयरन जो है +3 में है या +2 में है, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है। सो इट इज अ सर्वे एनालिसिस टेक्निक नॉर्मली विच इज यूज्ड to analyze the surface only. XPS is based on photoelectric effect which is developed in mid 90s। ठीक है। और बाय काई सीबन, जिसके नाम पे एक्सरेज की नोटेशन भी है। ठीक है। और अगर आप देखें नॉर्मली अब जो एक्सरेज आपने प्रोड्यूस की थी, अब उनको ये सैंपल के ऊपर बम्बार्ड कराया है। ठीक है। अब जब वो एक्सरेज बम्बार्ड होंगी तो मुख्तलिफ तरह के सिग्नल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। कुछ ना कुछ डीपर से डीप सिग्नल्स निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ सरफेस से निकल रहे हैं। So photoelectrons which are escaping from the depth of approximately 10 nanometers या 100 angstrom, they will be collected and they will be used for the analysis of XPS. इसके जो नीचे नीचे डेप्थ के इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, they are in a way of no use to us because कहीं ना कहीं वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं या वो एनर्जी अपनी लूज कर चुकी हैं।
ठीक है। सो एक्स रेज की जो पेनिट्रेशन डेप्थ है, बिकॉज देयर एनर्जी इज वेरी हाई, दे दैट गोज डीपर इनटू द सरफेस, बहुत नीचे तक चली जाती है, लेकिन सिग्नल जो सिर्फ और सिर्फ 10 नैनोमीटर से निकल रहा है वही हमारे काम का है एक्सपीएस में, और एक्सपीएस डिटेक्टर इनको डिटेक्ट करता है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स को एंटर ही नहीं होने नहीं देता, बिकॉज देयर एनर्जी इज डिफरेंट। अब अब ये वाला जो सवाल है कि भाई क्यों नहीं होने देता, कैसे नहीं होने देता, तो वो आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर इन द कमिंग स्लाइड्स। इसी की तरीके से अगर हम देखें कि एक्सरेज एनर्जी जो है वो हम मैग्नीशियम के अल्फा और एल्यूमिनियम के अल्फा को इस्तेमाल करते हैं, और इनकी पर्टिकुलर एक एनर्जी है विच इज़ 1253 एंड 1456। सो ये दोनों एनर्जीज हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसकी इसका कोई इतना फायदा नहीं है। ठीक है। तो और दूसरा फिर अब आप हमने आपको याद होगा बड़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन की थी कि जो एक्सरेज हैं दे कैन नॉट बी पॉइंटेड ऑन अ स्क्रीन। यहाँ पे जो एक्सरेज हैं वो विंडो एक्सरे, विंडो ट्यूब से विंडो की तरफ है, एक पूरे एरिया के ऊपर फॉल करेगी विच इज़ 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर से सारी जगह से सिग्नल एमिट हो रहा। ठीक है, ओनली द सिग्नल, और ये जो इस डेप्थ के ऊपर 10 नैनोमीटर की डेप्थ है और 1 मिलीमीटर स्क्वायर की इसकी सरफेस ब्रेथ है, इसके ऊपर एक डिटेक्टर लगा, और ये क्यों लगा हुआ है सिर्फ इसी के ऊपर नहीं, बाकी सारे सिग्नल्स नहीं, ये डिपेंड करता है सॉलिड एंगल ऑफ डिटेक्टर के ऊपर कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को कौन सी एंगल के ऊपर एंटर होने देता है। ठीक है, सो इन अ वे कि ये सारी की सारी चीज अगर मेरे हमारे बस में होता तो हम इसको पॉइंट कर लेते हैं, तो दैट वुड हैव बीन द आइडियल सिनेरियो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सो वी जस्ट हैव टू फोकस द एक्सरे, जिस तरह फोकस नहीं कहते हैं, वी जस्ट हैव टू फॉल द एक्स रेज ऑन सरफेस एंड वी हैव टू कलेक्ट द सिग्नल। ठीक है। सो एक्स रेज यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि द पेनिट्रेशन डेप्थ इज सेवरल माइक्रॉन्स एंड एक्स रेज कैन बी एक्साइटेड इन द एंटायर वॉल्यूम। ठीक है। सो अगेन नाउ इफ यू सी एटॉमिस्टिकली कि what happens when the x-ray falls on the atoms, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की सिग्नल्स हैं ये कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, सो एक्स-रे will fall on this atom, और क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है कोर शेल इलेक्ट्रॉन दैट विल बी एक्साइटेड। ठीक है, या तो वो एक्साइट हो जाए, हायर शेल्स में मूव कर जाए, और फिर वो डी एक्साइट हो जाए। अब वो डिपेंड करता है डी एक्साइटेशन के अंदर वो दोबारा से एक्स रेज रिलीज करेगा, या वो कंप्लीटली अपनी इसके पास इतनी एनर्जी है कि वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करे और इधर से निकल जाए। तो फिर हम कहते हैं कि ये जी ये इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसकी वजह से एक इमिटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई। अब जो हायर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एम्प्टी स्पेस में जंप करने की कोशिश करेंगे, और वो करेंगे। तो अब हायर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब वो जंप करेंगे तो डेफिनेटली वो एक्स रेज रिलीज करेंगे। फिर ऐसा हो सकता है कि अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप कर रहा था, उसने एक्स रे रिलीज की, तो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जो उसके साथ पड़ा था उसने ये एक्सरे दोबारा एब्जॉर्ब की, और उसने कहा मैं तो जा रहा हूँ, क्यों, खुदाफिज। उस तरह का जो इलेक्ट्रॉन है उसको इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ओजे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो एक एक्सरे की बम्बार्डमेंट से आपके पास तीन तरह के सिग्नल प्रोड्यूस हुए, एक इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, दूसरी एक्सरे फ्लोरेसेंस, तीसरी आपके पास ओजे इलेक्ट्रॉन। When you talk about XPS, you're only interested in this photoelectrons जो यहाँ से निकल चुका, एटम से निकल के चला गया। ठीक है, इमिटेड है, इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है। अब जो रह गया वो एक वैकेंसी है। अब वैकेंसी को किस तरह से आए, तो उसकी सेकेंडरी सिग्नल्स जो होते हैं उसके अंदर XRF एक्स रेज के अलग से भी सिग्नल्स होते हैं जिसको हम XRF के लिए स्पेशली आइडेंटिफाई करते हैं, और दूसरा जो है वो ओजे इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो अब ये तीन तरह के सिग्नल्स हमारे पास साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने किस किस किस्म के डिटेक्टर लगाए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है बेटे, क्लियर जी है। मैम।
क्योंकि इसके बाद मैंने आगे वो इसकी एप्लीकेशन और इक्वेशंस के ऊपर चले जाना है, तो आई कैन नॉट कम बैक हियर। मैम एक ओजे हो गया और एक फ्लोरेसेंट हो गया और एक्सरेज हो तीसरा गई, बेसिकली ये एक्सरेज हैं जो कि इनको इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, या इसकी जो टेक्निक का नाम है वो एक्सरे फ्लोरेसेंस है, राइट स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये राइट। है ओजे इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर एक ओजे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। ये तो है मैम इसके लिए एक्सपीएस या ईएस टेक्निक एसका। यूज होगी। एईएस, हाँ जी। सही, लेकिन ठीक ठीक। लाइक आई सेड कि जब आप एक्सपीएस देख रहे होते हैं तो क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सरेज है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ग्राफ में नजर आते हैं। ठीक है, ऑल्दो ठीक हो आपने गया, किया ठीक। किया एक्सरेज था, लेकिन वो नजर आपको दोनों आ रहे थे। ठीक है, लेकिन उसकी एक सर्टेन एक एनर्जी है कि चलो हम कहते हैं कि इस एनर्जी पे ओजे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, नजर आएंगे, और ये जो ग्राफ की पीक है वो डिफरेंट तरीके से पीक है। ठीक है, लेकिन ठीक है। बेसिक प्रोसेस ये है कि एक्सपीएस के अंदर यू आर एमिंग टू प्रोड्यूस अ वेकेंसी इन द कोर शेल इलेक्ट्रॉन। अब वो कोर शेल इलेक्ट्रॉन इस केस में तीन शेल्स हैं। तीन शेल्स में जो फर्स्ट शेल है नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, दैट इज कोर शेल। उसके बाद अगर ये बहुत ज्यादा शेल्स होते जैसे कि यूरेनियम करते, तो द इनर शेल्स 1 2 3 4 आर ऑल्सो कोर शेल्स, उनमें से किसी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी चला जा। ठीक है, सवाल यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है कि इस एक्सरे की कितनी एक एनर्जी है कि ये इस कोर शेल इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, एक वेकेंसी क्रिएट करते हैं। इट नीड्स टू बी एनर्जेटिक। व्हेन इट नीड्स टू बी एनर्जेटिक, हमने तो इस वक्त ये कहा कि भाई जो एनर्जी है मैग्नीशियम के अल्फा और एल्यूमिनियम के अल्फा, ये है 1200 और 1400। ठीक है, ये basically these two energies are sufficient to cause photoelectrons in an atom or in any atom actually। ठीक है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एनर्जीज हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी बाद में भी। ठीक है, सो कोर शेल इलेक्ट्रॉन्स अब क्या होते हैं? कोर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट आर नॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब आपका ये कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स और शेल्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं, दे आर टर्म्ड एज कोर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद जो आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पार्शली फिल्ड हो, जो पार्टिसिपेट करें बॉन्डिंग के अंदर। जो आप एक्सपीएस के अंदर डील कर रहे होते हैं वो आप कोर शेल इलेक्ट्रॉन से डील कर रहे होते हैं। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। There can be a vacancy produced in the valence shell, but that is of little use to us, not used completely. ठीक है, core shell electrons are tightly bound to the nucleus. They are close to the nucleus and a binding energy is characteristic of their element. अब सवाल अगेन ये इस पॉइंट को देख के आपके जहन में आना चाहिए कि भाई हाउ कैन यू, यहाँ जब आप देखते हैं ये भी इलेक्ट्रॉन है जी, ओजे भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस के ऊपर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉपर था या एल्यूमिनियम था या गोल्ड था? कैसे कर सकते हैं? आपने तो क्वांटिफाई भी एनर्जी की करना है, बेस पे होती क्वालिफाई भी करना है। किस किस्म की एनर्जी? मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसकी एनर्जी जो डिटेक्ट करेंगे हम उसके बेस के ऊपर कि मतलब किस रेंज में हमारे पास एनर्जी आ रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी गुड। कि आपके पास जो कॉपर है और गोल्ड है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, बिकॉज दे आर existing at a certain distance from the nucleus, so they can be identified based upon the energy। ठीक है, उनको हम आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट भी एनर्जी की बेसिस पे कर सकते हैं। हर एलिमेंट की सो मैम कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी होगी? जी, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ हाइड्रोजन का के शेल और वो उसकी 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
ठीक है, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, अगर वो निकलता है एक्सपीएस के थ्रू, मैं हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर रही हूँ, तो क्या होगा कि जी यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और वो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा डिटेक्टर तक। अब फोटो इलेक्ट्रॉन की जी एनर्जी है कि वो किस एनर्जी से ट्रेवल कर रहा है, और डिटेक्टर ने देखा है कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कितनी एनर्जी है, उस बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई आया ये हाइड्रोजन का या यूरेनियम का। ठीक है, सो ठीक है। फॉस्फोरस के अंदर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, अब इस वक्त 3 जो थर्ड शेल है दैट इज अ वैलेंस शेल, दैट इज अ इनकम्प्लीट शेल। जो सब शेल्स हैं ये तो थोड़ा सा फर्दर डिस्टिंग्विशिंग हम कर देते हैं, बट इन रियलिटी अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखूं तो ये दोनों इस वक्त कोर शेल है। तो इन दोनों में से किसी के ऊपर किसी के अंदर भी वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, so अब अगर मैं these the core electrons have higher probability of matching the energies of magnesium के अल्फा एंड एल्यूमिनियम के अल्फा। अगेन जो मैंने आपको कहा था ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वैकेंसीज प्रोड्यूस हो सकती हैं या नहीं, जी डेफिनेटली हो सकती हैं, बट मोस्टली व्हाट वी टारगेट इज द कोर शेल इलेक्ट्रॉन और उनके अंदर की वैकेंसी। ठीक है, अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब जो ये जो एनर्जी है, अब आप ये कहती हैं कि आ रहे हैं बेटे, जाओ उधर उधर वेट करो, आ रहे हैं। सो अब जो मैं आपको कहती हूँ कि कोर शेल की एक सर्टन एनर्जी है, एक सर्टन बाइंडिंग एनर्जी। नॉर्मली दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट मैचेस विद द एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम की अल्फा एंड एल्यूमिनियम की अल्फा। आ रही है मैग्नीशियम की अल्फा एंड एल्यूमिनियम की अल्फा। एक मिनट बेटे, सॉरी, आप जरा जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। ठीक है, कहाँ है ये? जी सो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सॉरी, मैंने जरा अपने बेटे को अपने हस्बैंड के हवाले करना था तो इस वजह से। हम्म, मैम ये जो वैलेंसी वाला आप एक्सप्लेन कर रही थी ना, जी जी जी। ये दोबारा कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं अब आपको ये बता रही थी कि जब आप एक्सरेज यूज कर रही हैं, यू आर यूजिंग एक्सरेज ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी। वो एनर्जी क्या है? ये एनर्जी है 1200 1400। जी अब मैम। ये 1200 1400 एनर्जी जो है, इन रियलिटी दैट मैचेस विद द कोर शेल एनर्जी ऑफ एवरी एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कहूँ मैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। अब आपने ये करना है कि आपने इन एनर्जीज की एक्सरेज को फॉल कराना है। वो एक्सरेज की पेनिट्रेशन डेप्थ बहुत ज़्यादा है, वो नीचे तक माइक्रोन्स, माइक्रोन साइज। ठीक है, 1 माइक्रोन इज 1000 नैनोमीटर्स। आप इधर 10 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं कि सिर्फ 10 नैनोमीटर वाले इलेक्ट्रॉन ही आके कलेक्ट हो रहे हैं, बाकी जो नीचे वाली डेप्थ वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं आ रहे। ठीक है, तो अब ये वाली जो एनर्जी है दैट मैचेस विद द कोर शेल energy of elements, many elements, and in reality all of the periodic table elements can be easily probed by these two energies. ठीक है, आपको कॉपर की लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये नहीं करना कि आप मैग्नीशियम से ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए अलग लें जी, हेलोजेंस के लिए अलग लें। नो, these two energies are
sufficient to extract the photoelectrons from every element. अब क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि भाई यूरेनियम और हाइड्रोजन की एनर्जी बहुत मुख्तलिफ है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत मुख्तलिफ है। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है जो कि है वैलेंस शेल। इन द केस ऑफ एक्सपीएस हाइड्रोजन इज वेरी ट्रिकी, विद इन अ वे हम उसको कहते हैं कि इम्पॉसिबल है। लेकिन जब आप लार्जर एलिमेंट्स की तरफ चले जाते हैं तो इनर शेल्स जो कि कंप्लीटली फेल्ड हैं, दीज आर कोर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ये कोर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो के शेल हो चाहे वो एम शेल हो। अगर तो वो कंप्लीटली फिल्ड है तो वो कोर शेल है, अगर वो पार्शली फिल्ड है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एनर्जी, ये एनर्जी जरूरी नहीं है कि यहाँ फॉल करे, ये एनर्जी यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को भी हिट करके इजेक्ट कर सकती है। दैट इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ये दो एनर्जीज जो हैं दे आर इजीली helping us to extract photoelectrons for every element. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी एनर्जी पोजेस करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल यूजलेस बेकार है। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जो कि रिलेटेड होती है यूपीएस, अल्ट्रा वायलेट फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वहाँ पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से हो गई, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं है, बैंड बेंडिंग है कि नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फोटो जब एक्सपीएस की बात करते हैं, आपने क्वांटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन की है। क्वांटिफिकेशन के कितने हैं, कितना सिग्नल आ रहा है, क्वालिफिकेशन के कौन सा एलिमेंट्स का सिग्नल आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन जब हमने कोर शेल की बात कर ली और मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम की बात कर ली, अब हमें थोड़ी सी बात करनी है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग अपॉन इट। अभी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है वो इसको न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियर पोल है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ये न्यूक्लियर पोल को, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। So binding energy is the characteristics of core shell electron, each element characteristic of, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन के शेल की एक बाइंडिंग एनर्जी है 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से के बाद एल की, के एल एम के आगे चलते जाएंगे तो वो 8.34 है, फिर उसके ऊपर आगे जाएंगे तो वो चेंज होती रहती है। इसी तरीके से बाइंडिंग एनर्जी फॉर एवरी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन इज कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कॉपर के अल्फा की इलेक्ट्रॉन कितनी, के शेल की कितनी है, फिर के एस की, के पी की कितनी है, तो वो दैट इज वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसान हो जाती है। सो बाइंडिंग एनर्जी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोर शेल इलेक्ट्रॉन एंड इट इज डिटर्मिन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस। ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एक चार्ज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है, वो प्लस प्लस प्रोटॉन्स उसके अंदर एक हैं या 50 हैं, उसकी बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उनको अट्रैक्टिव फोर्स उतनी मिलती है। ठीक है, so if electron with energy X is pulled away from the nucleus, the attraction between the nucleus electron in the nucleus decreases and the binding energy decreases. Eventually there will be a point that an electron is free from the nucleus. अब अगर मैं कहूँ कि यूरेनियम के शेल की इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी या एम शेल के ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी? Obviously के, because K जी is closest to the nucleus, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी एंड M की एनर्जी ज्यादा कम है। ठीक है, दूर है। सो इस देयर विल बी अ सर्टेन पॉइंट जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ जीरो एनर्जी, जीरो अट्रैक्शन फोर्स। जब वो जीरो अट्रैक्शन, जीरो एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा एटम से। ठीक है, अब एक्सपीएस के अंदर हमारा ये काम है कि हमने जब इधर से एक्सरेज दी और हमने एक इलेक्ट्रॉन को इधर से इजेक्ट करवाना। इजेक्ट करवाने का मतलब ये नहीं है कि वो हायर शेल में ट्रांजिट करे। ठीक है, उसने इस एटम की ऐसी एनर्जी लेवल पे जाना है जहाँ पे जीरो एनर्जी फील करे, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग पुल जो है न्यूक्लियर पुल जीरो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, जिसका मतलब है कि दैट इलेक्ट्रॉन विल बी नाउ फ्री from this atom, it will have free electron। अब ना सिर्फ ये,
इस इलेक्ट्रॉन को इधर से निकल के भी जाना है और साथ इसको काइनेटिक एनर्जी पोजेस करनी है ताकि ये आगे ऊपर इतने डिस्टेंस पे डिटेक्टर पड़ा हुआ है उस तक भी जाए। सो इसको बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करना है, फिर इसको इन सारे शेल्स के ऊपर से गुजरना है, उसको वहां पे जले के जाके टिक्की नहीं हो जाना। फिर उसके बाद उसके पास इनफ काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए कि वो डिटेक्टर तक जाए, तब जाके आप इसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, विल सी नाउ कि हम किसको इसमें से माइनस करते हैं, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर्स नोन हो जाते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द प्रोटॉन विद सर्टेन बाइंडिंग एनर्जी और वो एट अ सर्टेन डिस्टेंस बाइंडिंग एनर्जी एग्जिट कर देता है इलेक्ट्रॉन्स उसको। सो देयर आर सर्टेन एनर्जी लेवल्स विद इन द एटम्स। सबसे पहले तो आप लोएस्ट एनर्जी स्टेट कहते हैं जो कि विच इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। फिर उसके बाद बीच में सर्टेन एनर्जीज आ रही है। हाइड्रोजन के अगर के है शेल है तो के बाद उसके बाद एल भी है, एम भी है, एन भी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद हाइड्रोजन का जो ये पॉजिटिवली एक इलेक्ट्रॉन है, जब वो इतनी एनर्जी पोजेस कर लेगा कि वो वैक्यूम लेवल के बाहर चला जाएगा तो देन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री, वो हाइड्रोजन का पार्ट नहीं है। ठीक है, सो देर इज अ लोएस्ट से देन फर्मी एनर्जी लेवल, वो के डिफाइन की जाती है एट 0 केल्विन। ये हाइपोथेटिकल लेवल, ये सारे बेसिकली हाइपोथेटिकल हैं, लेकिन वैक्यूम लेवल वो लेवल है जिसके बाद इलेक्ट्रॉन एटम का पार्ट नहीं होता, फिर वो वैक्यूम में चला जाता है। ठीक है, सो जो वर्क फंक्शन हम पढ़ रहे होते हैं, अक्सर हमने पढ़ा जी टंगस्टन का वर्क फंक्शन, लैंथनम हेक्साबोराइड का वर्क फंक्शन, क्योंकि वहाँ पे भी आपने एक कॉइल लेना था और थर्मियोनिक एमिशन करवानी थी, टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाना था, तो वो इन सारे लेवल से गुजरता गुजरता वैक्यूम लेवल के पार चला गया। तो ये फर्मी एनर्जी लेवल से लेके वैक्यूम एनर्जी लेवल तक हम कहते हैं कि ये जो है इसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, वो एक सर्टेन एनर्जी है, अगर वो वर्क फंक्शन हमने एक्वायर कर लिया, उतनी एनर्जी सप्लाई कर दी, तो इलेक्ट्रॉन विल नो मोर बी द पार्ट ऑफ द एटम, इट विल बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकल गया था तो हमने उसको एक्सेलरेट करवाया थ्रू एक्सटर्नल पोटेंशियल। ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल इधर अप्लाई किया होता तो सारे इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। So Fermi energy level is the highest energy level that is occupied by an electron in the neutral solid. Fermi energy की particular very characteristic definition है। फर्मी एनर्जी को डिफाइन करने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर्स का इंतखाब नहीं करते, हम कहते हैं कि इट इज सच अ लेवल जो कि एब्सोल्यूट जीरो पे अगर मैं एटम को ले जाऊंगी तो इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, इसके नीचे नीचे पाया जाएगा। अगेन ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन है जहां पर एब्सोल्यूट जीरो एक्वायर किया जा रहा है। So once this ideal situation is acquired where there is an absolute zero temperature, ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक हो जाएंगे, मूव नहीं करेंगे, बिल्कुल जीरो मोबिलिटी हो जाएगी एटम के अंदर, बिल्कुल जीरो एनर्जी, विच इज इम्पॉसिबल। एवरी स्टेट, एवरी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, चाहे वो अंटार्कटिका में हो, चाहे वो सब जीरो टेम्परेचर्स में हो, वो स्टिल मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, रोटेटिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, एटम्स आर वाइब्रेटिंग और ब्राउनियन मोशन। लेकिन जब आप एब्सोल्यूट जीरो की बात करते हैं तो उसका मतलब है 3/2 kT। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप जो कहते हैं कि एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी, अब ये अगर जीरो हो जाएगा तो ये होल टर्म विल बी जीरो, जिसका मतलब है एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो गई। और अब none of these atoms, electrons are vibrating or moving or showing any kind of motion, बिल्कुल स्टैंड स्टिल, जीरो एनर्जी पोजेस करते हैं, एनर्जी नहीं है, मूव कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इस स्टेट के ऊपर हम फर्मी लेवल को देखते हैं कि इस स्टेट के ऊपर अगर मैं ले आऊं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे स्टैंड स्टॉप पे होंगे, ऊपर खाली होंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द फर्मी लेवल। हम क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, हाँ, तो हाँ हम बाइंडिंग एनर्जी से डील करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो दैट इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी लेवल्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्मी लेवल कितना है।
So when electrons occupy this energy level, the neutral solid is in the grounded state. ठीक है. In solid state physics, work function is a minimum thermodynamic energy needed to remove an electron from the point solid to the point in vacuum immediately outside the surface. ये मैंने आपको explain कर दिया. So अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये सारी बाइंडिंग एनर्जीज, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज, वर्क फंक्शन, ये सारी चीज़ों को केटर करके, एड्रेस करके हम कैसे इस एनर्जी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. सो अब क्या हुआ जी, इंसिडेंट एक्सरेज आई, उसने क्या किया, कोर शेल इलेक्ट्रॉन को हिट किया, उस पे फॉल किया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की एक्सरेज वाली और वो निकल गया बाहर, क्योंकि उसके पास इनफ एनर्जी थी. उसने बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम किया, वर्क फंक्शन को ओवरकम किया, वैक्यूम लेवल से निकल गया. वो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. अब ये तो हो चुका. अब इसके बाद जो हायर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैस्केड इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा कि वो इसके अंदर जंप करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक अनस्टेबल स्टेट है. एक तो वैसी कोर शेल है, उसके अंदर वीकेंसी है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें इजेक्ट कर लेंगे. What I am interested in is the energy of this electron. तो मैं ये कहती हूँ कि the energy जो कि kinetic energy है of this electron, ejected photoelectron, is equal to incident X-rays की energy. कितनी थी, जो कि मुझे पता है 1200 और 1400 approximately, माइनस दी बाइंडिंग एनर्जी. इसकी कितनी बाइंडिंग एनर्जी थी, न्यूक्लियर ने इसको एक पुल किया हुआ था, इसको सारा ओवरकम किया, इस एनर्जी में से ये माइनस हुआ, माइनस दी वर्क फंक्शन. इस इलेक्ट्रॉन ने इधर तक गया, वर्क फंक्शन तक, वैक्यूम लेवल आया, फिर वो निकल गया. ठीक है. उसके बाद जितनी एनर्जी रही वो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, जिसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट और कितना स्लो डिटेक्टर तक मूव कर रहा है, ये इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट से निकल रहा था. ठीक है. What I am interested in is actually not the kinetic energy. It is actually the binding energy, क्योंकि binding energy is characteristic. I cannot actually completely say कि भी ये वाला फास्ट था, ये स्लो था. डिटेक्टर का ये काम है कि वो डिटेक्ट करें. बाइंडिंग एनर्जी से पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन कॉपर का था या गोल्ड का था. ठीक है. सो बाइंडिंग एनर्जी ही आइडेंटिफाई की जाती है. ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपके डिटेक्टर लेवल के ऊपर सिस्टम्स लगे हुए हैं, सेंसर्स भी लगे हुए हैं, जो कि एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ एनर्जी को ही एंटर करवाता है. इससे पहले लेंसेज लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड कर देते हैं, या फिर देयर आर अदर मैकेनिज्म्स जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी एक सर्टेन रेंज तक लेके जाई जाती है, ताकि वो इस एनर्जी रेंज के अंदर आए और वो एंटर हो. जिसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो नोन. व्हाट इज अननोन देन? द बाइंडिंग एनर्जी. यू एक्सट्रैक्ट दिस एनर्जी. इन सारी टर्मिनोलॉजीज को उधर ले जाए. काइनेटिक एनर्जी रीड कर ली, ये हमें पता है कि हमने इनिशियल फोटो एक्सरेज की एनर्जी इस्तेमाल की. बाइंडिंग एनर्जी इज अगेन कॉम्प्लिकेटेड. ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे नलिफाई कर देते हैं इसकी चीज को. ठीक है. इसके बगैर वरना इम्पॉसिबल है. बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज स्पेसिफिक फॉर टंगस्टन, लैंथनम हेक्साबोराइड, या आप कह लें कि किसी भी कॉपर की, सिलिकॉन की, कि वो जाहिर है एनर्जी लेवल व्हिच इज फर्मी लेवल टिल द वैक्यूम लेवल वो डिफरेंट है. ओके. एनी क्वेश्चन सो फार? फॉलो कर रहे हैं? मैम ये वर्क फंक्शन की बात कर रही है आप या बाइंडिंग एनर्जी जिसको हम नलिफाई करेंगे? बाइंडिंग वर्क फंक्शन की. जी मैम. ठीक है. बाइंडिंग एनर्जी तो हमने एस्टिमेट करना है, ये है बाइंड, ये वर्क फंक्शन है. ठीक है. इसके बगैर इक्वेशन इनकम्प्लीट है, इसके बगैर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताती हूँ हम कैसे करेंगे. ठीक है. सो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? समझ आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? जी मैम. अच्छा, चले. जो हम ओजी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे उसके अंदर ये था कि एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल से
इसके अंदर जंप कर रहा था, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये वैकेंसी फिल हो गई, लेकिन वैकेंसी फिर यहाँ पे क्रिएट हो गई। ये जो इलेक्ट्रॉन था ये एक एक्सरे इमिट कर रहा था, ठीक है, वाइल ट्रांजिशनिंग। ये एक्सरे एब्जॉर्ब हुई बाय द नेबरिंग इलेक्ट्रॉन और वो इजेक्ट हो गया, बाहर निकल गया। इस इलेक्ट्रॉन को हमने कहा जी ये ओजी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा था, इसने एक एक्सरे इमिट की, ये एक्सरे इस वाले इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की और ये इलेक्ट्रॉन चल बसा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ओजे फोटो इलेक्ट्रॉन, इमिटेड ओजे इलेक्ट्रॉन। सो ये उसी की बताई हुई है कि एल शेल फॉल्स इनटू द कोर वैकेंसी, पहले स्टेप 1 था। और फिर उसके बाद जिसके अंदर से फिर के एल एल जो है इलेक्ट्रॉन है, और उसके अंदर से जो के अंदर वैकेंसी थी, एल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिट किया के अंदर, एक एक्सरे इमिट हुआ, तो दूसरे एल ने इलेक्ट्रॉन वो एक्सरे एब्जॉर्ब करके उधर से एक निकल गया। तो ये एक नोमेनक्लेचर है ओजे इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं ये ओजे इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। अब ओजे इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी जो है वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी of this electron is equivalent to कि the energy of K shell electron minus the energy of L, KL की ट्रांजिशन हो रही है, minus the energy of KL3। जब OJ आएगा तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी ज्यादा डिटेल में, ठीक है। लेकिन फॉर द मोमेंट लेट्स जस्ट सी कि हमने वर्क फंक्शन को कैसे नलिफाई किया इस पूरी इक्वेशन के अंदर। ये जो वही इक्वेशन है, सिर्फ रीअरेंजमेंट हुई हुई है, इसके अंदर वर्क फंक्शन को कैसे नलिफाई किया। अब होता ये है कि इस वक्त जब आपको बस सैंपल निकला हुआ होता है तो आपको नहीं पता इस सैंपल में क्रोमियम है कितना है, कॉपर है कितना है। अगर पता होता तो कहानी खत्म हो जाती, आपको एनालिसिस कराने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन अब क्योंकि आपको नहीं पता तो आपने क्या किया जी, फोटो एक्सरेज दिए जिनके पास एक फोटोन एनर्जी है, वो एनर्जी बम्बार्ड की, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर में जा रहे हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस के ऊपर बाइंडिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सारी चीजें करते हैं। व्हाट वी डू इज एक्चुअली द बैलेंसिंग और ग्राउंडिंग ऑफ सैंपल विद रिस्पेक्ट टू द फोटोमीटर। करते हम ये कि बिफोर एनालिसिस हम इनकी पोटेंशियल मैचिंग कर देते हैं या इक्विवेलेंस कर देते हैं कि अगर ये हायर पोटेंशियल पे था या ये लोअर पोटेंशियल के ऊपर था तो इक्विवेलेंस होगी, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ट्रेवल करके या इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ट्रेवल करके, ठीक है। हमने ग्राउंड कर दिया इन दोनों को, जिसका मतलब है कि दे वर एक्चुअली एट द सेम लेवल। अब ये जितने इलेक्ट्रॉन्स ने इधर से इधर मूव करना था वो पहली सेकंड में मूव करके, और इधर से इधर मूव करना था पहली सेकंड में मूव करके, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इनकी बेसिकली फर्मी लेवल बैलेंसिंग की कि नाउ दे आर एट द सेम लेवल। आपको अगर थोड़ा बहुत अंदाजा हो कि जब हम सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स को लेते हैं, ठीक है, तो एक जंक्शन बनता है, पी एन जंक्शन, ठीक है। जब आप पी टाइप को और एन टाइप को ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल, तो इंटीमेट कांटेक्ट के कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स इधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाते हैं। वही काम जो यहाँ पे हो रहा है वही काम यहाँ पे होता है, जहाँ पे बैलेंसिंग इफेक्ट होता है। और ये एक ऐसा रीजन आ जाता है जहाँ पर नो चार्जेस रीजन है, ठीक है। वो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन कंबाइंड विद होल्स, क्या जीरो चार्ज वाला, जिसको हम कहते हैं स्पेस चार्ज रीजन। इसी तरह ये जो रीजन है इसके अंदर फर्मी लेवल बैलेंसिंग हुई है इन अ वे, ठीक है, वो सेम है। फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि फर्मी लेवल इज क्लोजर टू वैलेंस बैंड, फर्मी लेवल इज क्लोजर टू कंडक्शन बैंड, यहाँ वैलेंस पे। तो आपका बैंड डायग्राम यूं 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 चल रही होती है इन अ वे। वो फर्मी लेवल यहाँ पे कांस्टेंट होता, इस जगह पे फर्मी लेवल यहाँ पे होता है, इस जगह पे फर्मी लेवल यहाँ पे होता है। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। सो अब ये जो फर्मी लेवल बैलेंसिंग है इसकी वजह से क्या हुआ, फर्मी लेवल इज नाउ एट द सेम टाइम एट द सेम लेवल। अब क्या हुआ, अब दोबारा से इस इक्वेशन को देख लेते हैं वर्सेस द एनर्जी और वो। तो फोटोन एनर्जी इज एच न्यू, ठीक है। न्यू इज अगेन इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, सी ओवर लेमडा इज न्यू, तो वो ये लिखा हुआ है। H nu is the energy of the photons that was
falling on the sample. अब वो सैंपल के कोर शेल इलेक्ट्रॉन के अंदर से गए तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, उसने बाइंडिंग एनर्जी ओवरकम की टिल द वर्क फंक्शन या फर्मी लेवल से लेके वर्क जो आपका वैक्यूम लेवल तक है वो वर्क फंक्शन है। इलेक्ट्रॉन ने वो भी ओवरकम कर दी क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी थी, इसने एब्जॉर्ब की हुई थी। फिर उसके बाद उसके पास बची काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं कहूँ कि ये तो सैंपल के लेवल के ऊपर है, स्पेक्ट्रोमीटर के लेवल के ऊपर क्या कहानी है? क्योंकि हमने स्पेक्ट्रोमीटर की और सैंपल की फर्मी लेवल बैलेंसिंग की हुई है, तो व्हाट आई कैन राइट दिस इज कि स्पेक्ट्रोमीटर का एक वर्क फंक्शन है जो कि नोन है, बिकॉज आई नो कि ये स्पेक्ट्रोमीटर जो बना ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है या क्रोमियम का बना हुआ है या आयरन का बना हुआ है, उसका एक वर्क फंक्शन है, वो मुझे पता है। और स्पेक्ट्रोमीटर ने जितने इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी वो यहाँ से डिटरमिन हुई। तो ये दोनों पैरामीटर्स तो नोन है इन अ वे। ठीक है, व्हाट वी कैन डू इज, मैं ये मैथमेटिकल करती हूँ कि दिस इज इक्वल टू दिस। कैन आई डू दैट? कैन आई डू दैट? यस मैम। A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने ये किया कि we just measured the kinetic energy, we eliminated the work function। मैंने इस इक्वेशन के अंदर instead of using the work function of sample, मैंने इस चीज को रिप्लेस कर दिया कि कितनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो कि मैंने रिटार्ड इन अ वे की हुई थी, ये के ई डैश है, ये के ई है, इसको मैंने रिटार्ड किया। मैंने कहा कि जी मैं सिर्फ इतने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इंटर होने दूंगी बिकॉज मेरा वर्क फंक्शन इतना है, मेरे पास इतनी है, मेरी रेजोल्यूशन इतनी होनी चाहिए, ये इतनी होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो नोन, दिस इज ऑल्सो नोन ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। तो मैंने इंस्टेड ऑफ यूजिंग the energy of a sample, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया with kinetic energy and this one of work function of spectrometer। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके पास इसमें रिप्लेस होगी, तो यू कैन आइडेंटिफाई द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस मैम। जी मैम। अच्छा चले ठीक है, फिर हम देख लेते हैं एक अब इसकी इक्वेशन की बेसिस के ऊपर हमने सॉरी ये किया कि बाइंडिंग एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर ली। ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट होगी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, सो ये एक्सपीएस का इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे आपके पास अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसकी फिजिक्स हमने पढ़ ली, कहानी कैसे होती है, थोड़ा सा अब इसको हम अप्लाई करेंगे। एनालाइजर यहाँ पर है, यहाँ पे आयन गन है, ये मोनोक्रोमेटर है, और जो कि बेसिकली एक्सरेज को अलाइन करने के लिए आपके पास इस्तेमाल की जा रही है, उनकी एनर्जीज को क्रोमेटाइज करने के लिए। बिकॉज अगर आप यहाँ पे मल्टीपल एनर्जीज भेजना शुरू कर देंगे ना तो आपका काम खराब हो जाएगा। तो आपने एक फिक्स्ड एनर्जी भेजनी है, तो आपने इसको क्रोमेटाइज करना, क्रोमैटिक क्रिस्टल लगा के। सो फिर यहाँ पे माइक्रोस्कोप इन कैमरा, ये एक्सरे सोर्स है और साथ ही लगा हुआ होता है। यहाँ पे एनालाइजर ने एनालाइज करना है। ठीक है, आयन गन बेसिकली इस्तेमाल होती है स्पटरिंग के लिए, कि सैंपल की टॉप सरफेस के बाद नीचे भी मैं डेप्थ पे भी जाना चाहूँ तो मैं उसको स्पटर करूंगी आयन गन से। असल में ये सारा काम जो ऊपर हमने इक्वेशन सॉल्व किए हैं, ये स्पेक्ट्रोमीटर के एनालाइजर के अंदर काम हो रहा है। ठीक है, so modern instrument of X-ray electron spectroscopy contains XPS and OJ in a single chamber coupled with an SEM and multifunctional surface analysis system। और एक्सरे की गन होती है हमारे पास। ठीक है, तो नॉर्मली आपके पास
स्पेक्ट्रोस्कोपीज के अंदर आप इन सूचो एक्सरे एनालिसिस SEM की डिटेक्टर भी लगा लेते हैं, एवरहार्ड थॉर्नले डिटेक्टर लगाते हैं जी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो आ रहे हैं, एक्सरेज की वजह से भी आ रहे हैं। आप या तो आप एक्सरे इनकमिंग बीम जो है वो एक्सरेज दें या इलेक्ट्रॉन दें, बात तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। मुझे फर्क पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इस वक्त सिग्नल्स यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, तकरीबन माइक्रोन मीटर साइज आपकी डेप्थ के अंदर से सिग्नल्स आ रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, वो फोटॉन्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं। तो आप डिटेक्टर जितने लगाते रहेंगे आपके पास एनालिसिस होती रहेगी। आप इस तरह के डिटेक्टर एट सर्टेन एंगल्स लगाते रहें, उसके अंदर से सिग्नल्स जाते रहेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें कि ये आपके पास एनालिसिस चेम्बर है, ठीक है, ये एक्सरे गन है। एक्सरेज ने फोटोन्स को बम्बार्ड किया, यहाँ से मल्टीपल सिग्नल आए, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन भी इन्होंने लगाई हुई है, लेकिन उसका भी एक पर्पस है, वो मैं अब आपको टेल यू लेटर। बट वो इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भी जनरेट कर सकती है, बम्बार्ड करा सकती है एक उसके अंदर, सिस्टम के अंदर, जैसे SEM के अंदर होता है। तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फोटॉन्स निकल रहे हैं, उनमें अंदर एक डिटेक्टर लगा हुआ है जो कि XPS के अंदर सिर्फ एक फोटो इलेक्ट्रॉन्स का है। और वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स गए थे सर्टन एंगल, ठीक है। सर्टन एंगल के बाद यहाँ पे मल्टीपल लेंसेज लगे हुए हैं, ठीक है। ये मल्टीपल लेंसेज और ट्रांसफर चेम्बर जो है आपका, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को अलाइन करती हैं। अब वो कितनी डिग्री से अलाइन करते हैं, कितने लेवल पे अलाइन करती हैं, ये आपको इस वक्त पता होता है कि मैंने इसको इतना परसेंट रिटार्ड कर दिया, इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था तो मैंने उसको इतना रिटार्ड कर दिया। अब वो एक पर्टिकुलर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन इस वक्त घुसेंगे और वो एक सेमी स्फेरिकल एनालाइजर के अंदर जाएंगे, जो कि एक पर्टिकुलर उसको पाथवे देगी, और यहाँ पे एक डिटेक्टर बना हुआ होगा। वो डिटेक्टर पे किसी एक पोजीशन पे किसी एक एनर्जी के साथ फॉल करेगा, उसकी बेसिस पे डिटेक्टर ने डिटेक्ट करना है कि भाई कौन सी बाइंडिंग एनर्जी है, और फिर वो डिफरेंशिएट करके उसने ग्राफ दे देना है, एम्पलीफाई करना है। और जो जितनी यहाँ पे माइनस हुई थी रिटार्डेशन, उतनी यहाँ पे वो ऐड कर देगा, और फिर वो आपको बता देगा कि जी ये इलेक्ट्रॉन्स का ग्राफ इस तरह है, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स के हैं। सो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए वी यूज अल्ट्रा हाई वैक्यूम, ठीक है, जो कि आपको पता है कि दिस इज एब्सोल्युटली नीडेड, क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम्स कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा तो वो उसकी आई मीन पाथवे को डिस्टर्ब करेगा। और हमने एक बेसिकली फिक्स्ड डिस्टेंस के ऊपर डिटेक्टर रखा हुआ है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ इधर से इधर, इधर से इधर आ गया, लंबा हो गया, तो वो फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो वो फिर हमारे काम का नहीं होगा। तो इस अल्ट्रा हाई वैक्यूम कंडीशन को -10 8 से 10 बार्स तक हम लेके चलते हैं, तकरीबन इतनी मिली बार, सॉरी। तो reason of such high vacuum are to reduce the chances of low energy electrons being scattered by gas molecules, और जो है to keep the sample surface free from gas molecule contamination, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और low energy photoelectrons and OJ electrons are easily scattered by gas molecules will reduce the signal intensity, increase the background noise, sorry, or while collecting spectra from the sample surface can be absorbed monolayer। ये सारे इफेक्ट आपने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, क्या है कि अल्ट्रा हाई वैक्यूम कंडीशन हमें क्यों चाहिए होती है, SEM के अंदर क्यों चाहिए होती है। तो इसके अंदर भी यही सिनारियो है कि अगर आप अल्ट्रा हाई वैक्यूम कंडीशन नहीं रखेंगे तो आपका जो आउटगोइंग बीम है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगी, उनका पाथवे एक्सटेंड हो जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी, वो हिट कर लेंगे या एब्जॉर्ब हो जाएंगी गैस मॉलिक्यूल से। और दूसरा ये कि एबनॉर्मेलिटी या इम्प्योरिटी एलिमेंट्स इस चेम्बर की वॉल्स के अंदर एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। ये सारा का सारा एनालाइजिंग चेम्बर के अंदर है, तो वो इसके अंदर भी एब्जॉर्ब की जा सकती हैं, इसके अंदर भी एब्जॉर्ब की जा सकती हैं। कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स हो वो एडजॉर्ब होते हैं, साइटली अटैच होते हैं, ठीक है। सो हमें बहुत ज़्यादा हाई वैक्यूम रखना पड़ता है। तो XPS सर्फेस इज़ वेरी वेरी सर्फेस सेंसिटिव टेक्निक,
ठीक है, 10 नैनोमीटर्स आ रहा है, तो इस 10 नैनोमीटर्स के अंदर बहुत गिने चुने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आपने डेप्थ को नहीं कवर करना, आपने इसको करना है, सिर्फ इधर से ही सिग्नल्स को करना, और इन सिग्नल्स को आप बिल्कुल ज़ीरो डिस्टर्बेंस के साथ आइडेंटिफाई करना चाहेंगे। तो अल्ट्रा हाई वैक्यूम कंडीशन -12 -10 मिली बार्स नॉर्मली रखी जाती है आयन बम्प्स। अल्ट्रा हाई जो है वो वैक्यूम कंडीशंस को नॉर्मली टर्बोमोलिकुलर पंप्स या आयन पंप्स के थ्रू मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा जो कि हमने पहले भी किया था, फ्लैशिंग की थी और ये सारी की थी, वो तो गन की फ्लैशिंग की थी, लेकिन चेम्बर की, वो चेम्बर को हमने एक हाई टेम्परेचर पे रख के उसकी बेकिंग की थी। तो यहाँ पे भी आप बेकिंग करते हैं एलिवेटेड टेम्परेचर पे, ताकि अगर एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स हैं तो उसे निकल जाए, और हमें बिल्कुल क्लीन चेम्बर चाहिए। तो इस जैसे एससीएम के अंदर हमने बात किया था कि हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को नलिफाई करने की कोशिश करते हैं, एज वेल एज हम सर्किट्स को भी अवॉइड करते हैं जो नियर बाय हो, और कोई सॉकेट्स लगे हुए हों, कुछ भी इलेक्ट्रिकल लाइंस हों। इसी तरीके से एक्सपीएस के चेम्बर के अंदर भी ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्ट्रांगली इफेक्टेड, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स आउटगोइंग थे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। सो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी। तो हम नॉर्मली वेसल की जो बॉडी है वो रुथेनियम मेटल से लगाते हैं। रुथेनियम इज एन अलॉय विच इज कंपोज्ड ऑफ निकल एंड आयरन एंड अदर एलिमेंट्स एज वेल एज स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो इस वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड काफी कम हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सोर्स की। मैग्नीशियम की अल्फा एंड एल्यूमिनियम के अल्फा ही क्यों, इसके अलावा क्यों नहीं? कॉपर की अल्फा क्यों नहीं? मॉलिब्डेनम की अल्फा क्यों नहीं? यहाँ पे आपको लिखा हुआ है बाइंडिंग, सॉरी, एटॉमिक नंबर। 0 से एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है, 100 तक एटॉमिक नंबर जा रहा है। यहाँ पे ग्राफ आपको दिखाता है बाइंडिंग एनर्जी। ये जो आपको बता रही हैं, ये बता रही हैं कि जो एलिमेंट्स हैं इनके कोर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जितने, अब ये आपको अगर जैसे 100 वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके कोर शेल इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, इसके ये है। सो हमारी जो एनर्जी है बेसिकली वो 0 से लेके 1200 तक की है, ऐसा ही है, या 0 से लेके 1400 तक की है। तो ये सी all the elements in the periodic table, their core shell electrons, the energies of these shell electrons lie within this range, which means that magnesium K alpha and aluminum K alpha can sufficiently probe all the elements in the periodic table. ठीक है, that is enough, बिल्कुल sufficient है, कोई आपको कोई मुश्किल परेशानी नहीं होती। क्लियर है बेटे? जी। Okay. सो मैग्नीशियम के अल्फा अगेन 1200, और तकरीबन एल्यूमिनियम के अल्फा 1400, दे अगेन सफिशिएंटली probe the electrons of photoelectrons of all the elements in the periodic table. अब हम नॉर्मली अगर कहते हैं कि अभी क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो सैंपल अंडर कंसिडरेशन है उसमें एक तो एल्यूमिनियम आ जाए, दूसरा यूरेनियम आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो अब आप क्या करती हैं कि क्योंकि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दो हैं, तो आप जो एक्सरे सोर्स है उसको डुअल सोर्स रख लेते हैं, डुअल एनोड्स रख लेते हैं कि मैग्नीशियम की भी एक्सरेज निकल रही हैं और एल्यूमिनियम की भी निकल रही हैं। तो देर आर सर्टन एलिमेंट्स जिनकी बिकॉज आपने बाइंडिंग एनर्जी जो है इज इक्वल टू फोटोन एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है व्हेन द बाइंडिंग एनर्जी इज टू हाई। तो उसको फेस करने के लिए हमने डुअल एनोड्स रखे कि 1200 और 1400 के अंदर 1200 भी सफिशिएंट है, लेकिन जब फिर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो बहुत कम हो जाती है, आपको फिर डिटेक्टर का डिस्टेंस थोड़ा सा करीब करना पड़ता है। तो यू वुड वांट कि थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ जाए, ताकि वो डिलिजेंटली और इजीली, रिस्पेक्टफुली वो अपने डिटेक्टर तक पहुंच जाए।
तो उसकी वजह से फिर हम थोड़ी सी 1400 तक भी ले आते हैं। तो डुअल एनोड्स हम इस्तेमाल करते हैं, कभी 1200 1400 दोनों कर लेते हैं। एक एनोड एक होता है, दूसरा एनोड दूसरा होता है, इन दोनों से एक्सरेज निकल रही होती हैं। और वो दो एक्सरेज, डुअल एनोड एक्सरेज जो है वो फॉल करती हैं सैंपल के ऊपर। हम्म। आप एक वक्त में एक एक्सरे सोर्स लगा लें, फिर आप कहते हैं कि मैंने इस एक्सरे से डिटरमिन कर लिया इतने एलिमेंट्स निकले, फिर आप दूसरे एक्सरे सोर्स से वही क्लोज करें और आप दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और आप कहें कि जी अब एनर्जी 1400 है, अब कितने एलिमेंट्स डिटेक्ट हो रही हैं और क्या उनकी नेचर सेम है, अमाउंट सेम है। ठीक है। और ये जो है वो पॉसिबल एनोड मटेरियल्स हैं जिनकी एनर्जी अगेन 1200 1400 इस तरह से लाई की जाती है और वो यूज़ कर सकते हैं। आप क्रोमियम देखें, क्रोमियम की के अल्फा की एनर्जी 5000 है। ठीक है। अब उसकी जो विड्थ है इलेक्ट्रॉन की एक्सरे वो है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फोटोन एनर्जी है, ये फोटोन एनर्जी की विड्थ। व्हेन आई सेड यू रिमेम्बर कि ये आपके पास एक्सरेज फॉल कर रही हैं, बेसिकली इसकी विड्थ है बीम की। तो आप चाहते हैं कि ऑल्दो यू कैन नॉट पिन पॉइंट, बट यू वुड वांट कि आप इसके पूरे के पूरे सैंपल के ऊपर तो बम्बार्ड ना करें, आप इसको कम से कम लेके जाएं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आप क्रोमियम ले लेते हैं, एक तो उसकी एनर्जी बहुत हाई है, बहुत हाई एनर्जी सैंपल को अंडर अंडर ऑब्जर्वेशन इसको डिस्ट्रॉय करेगी, डिस्टॉर्ट करेगी। बहुत हाई एनर्जी कि वो डैमेजिंग होती है। बहुत कम एनर्जी जो है वो आपकी को फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट ही नहीं करवाएगी। ठीक है। वो 151 हो। ठीक है। तो आपको चाहिए भी एनर्जी 1200 से 1400 तकरीबन, कि वो इजीली सफिशिएंट कर सफाइस कर सकती है, और वो आप 1700 पे भी जा सकते हैं। बट जब आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की इसकी बीम की वेट, तो वो इट्स एक्चुअली द लीस्ट फॉर दीज टू एलिमेंट्स। अगर आप 1700 पे जाते हैं तो बीम की वेट बढ़ जाती है, आप 2000 पे जाते हैं बीम की वेट और बढ़ जाती है। आप बेशक कम पे चले जाएं, बीम की वेट लीस्ट ले लें, वो एनर्जी भी फिर कम है। तो आपको एक ट्रेड ऑफ करना है। आप कहना है कि भाई ये दो एनर्जी, दीज एलिमेंट्स आर सुटेबल। ठीक है। यही रेंज हमारे पास चलेगी। ये आपके पास वैरायटी ऑफ एक्सरेज दिखाए ड्यूअल एनोड्स के लिए। ठीक है। तो आप चाहते हैं बीम की विड्थ भी कम हो, तो एक्सरे सोर्स फोटॉन्स आर जनरेटेड बाय मेटल एनोड जो है वो मैम एल्यूमिनियम की थी। जी जी बेटे। देयर इज अ क्वेश्चन कि वो पिछले वाले टेबल मैम मैम इसमें अब जो विड्थ है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में गिवन है इंस्टेड ऑफ सम लेंथ यूनिट, व्हाई इज हाँ दैट? जी फर्स्ट क्वेश्चन। और बेटे। सेकंड क्वेश्चन अच्छा। जी जी। ये कि मतलब सारे एलिमेंट्स मतलब इन द पीरियोडिक टेबल दे कैन बी कवर्ड विद दीज टू फोटोन एनर्जीज, यहाँ कोई ऐसे एलिमेंट्स भी तो एग्जिस्ट करते होंगे ना जिसमें ये बहुत ज़्यादा ये जो एनर्जी है ये रिक्वायर्ड होगी ताकि हम इनर कोर के जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइट करवा सकें। अच्छा। एक तो अब आपका ये कि पहले दूसरे क्वेश्चन का मैं आपको पहले जवाब देती हूँ कि बेटे देखिए, द पॉइंट इज कि ये मैंने ग्राफ आपको इधर दिखाया, ये एलिमेंट्स है 0 से लेके 100 तक, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है। अब आप इनके कोर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रीड करें, कितनी एनर्जी है, वो 0 से 1200 तक की चल रही 1200 है। तक है, यस मैम। हाँ। जिसका मतलब है कि इन सारे 100 के 100, अब लाइका एसिड की मैंने आपको पहले बताया था ना कि यूरेनियम के अंदर इसमें यूरेनियम और के हाइड्रोजन का वो डिफरेंस हाँ, है। यूरेनियम के अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो सकता है 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, एल की 3000 हो, एम की लेट्स जैसे 1500 हो। ठीक है। ये भी कोर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी कोर शेल इलेक्ट्रॉन है। एवरी इलेक्ट्रॉन, एवरी शेल which is completely filled, its electrons are termed as core shell electrons। ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको 5s और 5p दिखाया जा रहा है। जो 4s और 4p वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी 4-5 हजार है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो उसमें नहीं सफाइस होगी। लेकिन क्योंकि 5s और 5p भी कोर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी है, जिसमें तो फील्ड है उनकी मैम एनर्जी, क्वेश्चन। हाँ,
एग्जैक्टली तो उनकी एनर्जी इस रेंज में लाई करती है। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये यूरेनियम ही था या कोई और था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। दूसरा जो है, जब आप ये बात करते हैं, ये एनर्जी, इसको हम क्रॉस ओवर डायामीटर भी कहते हैं। जैसे आपने वो पढ़ी थी अपनी ये बीम की टैप के अंदर एनर्जी। हुई था। हाँ, तो Yes, इस वजह से देर इज सर्टेन इक्वेशन जो कि हम इसको एनर्जी की टर्म्स में ही इसकी बात करते हैं कि ये विड्थ इसकी कितनी है इस बीम की। इट डिपेंड्स ठीक अपॉन है दी एक्चुअली दी एनर्जी। ठीक है। राइट। लेकिन आसान तरीके से, क्योंकि हम लेमन हर किसी की इक्वेशन नहीं करे, लेकिन मैं आपको आसान कहती हूँ कि भाई ये विड्थ है और ये इन रियलिटी डील कर रही है कि बीम कितनी रिफाइन होगी, ये पीक कितनी शार्प होगी। ठीक है आप सही है ठीक है। समझ ये गए। पीक जो है वो बेसिकली फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम इन अ वे की कंसिडर की जाती है। राइट तो इसकी वजह से ठीक मैं है कहती हूँ कि ये बीम की जो विड्थ है या आपकी पीक की विड्थ है वो कितनी है, वो उसको हम मीटर्स नैनोमीटर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्केल आपका एनर्जी का स्केल है। ठीक राइट है। है ठीक है अच्छा, अब होता ये है कि जब आप ये एनर्जी डालते हैं और ये विड्थ का कंसिडर करते हैं, तो इसके अंदर अब प्लसेस और माइनसेस इंक्लूड हो जाते हैं कि भाई ये 5,600 भी हो सकती है, 5,200 भी हो सकती है, 5,100 भी हो सकती है। तो उसको जैसे क्रोमेटाइज करने के लिए एक ऐसा क्रोमेटोमीटर, एक ऐसा सिंगल क्रिस्टल होना चाहिए जो कि बीम की एनर्जी को सिंगल एनर्जी लेके जाए, बिकॉज आफ्टर ऑल ये एनर्जी एक सिंगल नंबर होना चाहिए। जी मैम, ठीक वरना है। वो कोई और इलेक्ट्रॉन की अदरवाइज तो वो बाइंडिंग साइड होगी। एनर्जीज, रेंज ऑफ बाइंडिंग एनर्जीज बताए जी कि जी इधर से इधर तक। तो आपको ये एनर्जी फिक्स चाहिए। इसी वजह से आप एक ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसके अंदर एक सिंगल क्रिस्टल लगा के उसको क्रोमेटाइज किया जाए, बीम की एनर्जी और उसकी विड्थ को कम किया जाए, पीक विड्थ को कम किया जाए, उसकी जो है वो उसकी पॉइंट के ऊपर तो हम फॉल नहीं करा सकते, एक सर्टन एरिया के ऊपर हम उसको हैंडल करें। ठीक है। ठीक है सही समझ आ गई। ठीक है। तो वो फिर आप ना XRD के अंदर, नॉर्मली आप XRD के अंदर देखेंगे तो कॉपर की अल्फा इस्तेमाल की जाती है, जो कि है तकरीबन 8,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्वाइट एनर्जेटिक। मोलिब्डेनम इज 17,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किलो का मतलब हजार है ना। यहाँ पर हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कह रहे हैं 1.4 1.2 किलो, मतलब 1400 1200। तो जहाँ पे आप XPS की बात करते हैं तो ये एनर्जी तो बड़ी कम है। XRD ने तो पूरे बल्क को एनालाइज करना है। ये XPS के अंदर तो हम सिर्फ 10 नैनोमीटर की डेप्थ को एनालाइज कर रहे हैं। सो द लोअर एक्सरेज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज इन द नैनो विड्थ रेंज। ठीक है, नैनो लाइन विड्थ रेंज। यहाँ पे भी जो लाइन विड्थ है ये वही लाइन विड्थ है जो ऊपर आपको बताई जा रही है टेबल के अंदर। ठीक है। So XPS require a line width of less than 0.1। XPS के लिए आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपने टेबल देखा, आपको वो कहते हैं कि जी आपको 1 या 1 से कम कम, 1 इट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो, या 1 से कम कम की विड्थ चाहिए इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द बाइंडिंग एनर्जी यू वांट टू आइडेंटिफाई इन वन एलिमेंट। तो और उसके लिए आपके पास सिर्फ यही चीज पॉसिबल है। मैग्नीशियम और के एल्यूमिनियम की अल्फा, जैसे कि ग्राफ पे नजर आ रहा है, गुड एनर्जी रेजोल्यूशन। एनर्जी रेजोल्यूशन से मुराद बेसिकली ये है कि आपने रिजॉल्व करना है। रेजोल्यूशन इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, आप कहें कि सोडियम है और पोटेशियम है या कैल्शियम है, नेक्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल, उन दोनों के बीच में बाइंडिंग एनर्जी का फर्क बड़ा कम होगा। तो उन दोनों में से रिजॉल्व करना है कि ये कौन सा एलिमेंट है। ठीक है। तो जो आपके पास ये फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम है, ये 0.19 वो है, और उसको हम विड्थ भी कहते हैं। ठीक है, द विड्थ ऑफ एक्सरेज इटसेल्फ। और ये डिफरेंट एक्सरेज हैं, और ये भी रॉ स्पेक्ट्रम बता रहे हैं कि एल्यूमिनियम का ये, एल्यूमिनियम की अल्फा की इतनी, की बीटा की इतनी, की बीटा की इंटेंसिटी कम है। अब आप कहें कि जी यहाँ पर हमने कि अल्फा ही अल्फा क्यों ले रहे हैं, बीटा क्यों नहीं ले रहे जी। तो बीटा ले लें, आप ले लें, शौक से लें, लेकिन उसकी इंटेंसिटी नहीं है। आप फिर इंटेंसिटी का मतलब है ये सिंपल है, आपके बीटा को आपने पास करा दिया कि अल्फा को स्टॉप करा दिया फिल्टर्स के थ्रू। तो अब है ही दो चार एक्सरेज आएंगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे। ठीक है। सो बोथ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम exhibit line width of less than this electron volts and have sufficient energies for photoelectron excitation। फिर हम बात कर लेते हैं मोनोक्रोमेटर की।
ठीक है। आई बिलीव आप सब लोग सुन रहे हैं इस वक्त। जी मैम। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटे, ये बड़ा कंसेप्चुअल है। जैसे कि हमने मिड्स देखे थे कि उसके अंदर क्वेश्चंस किस तरह के आए थे, तो इसके अंदर से 50,000 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इधर थोड़ा सा फोकस कर ले और क्वेश्चंस पूछें अगर आपको नहीं समझ आ रहे, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, इसके अंदर आई कैन नॉट सी यू, यू कैन नॉट सी मी, तो वो जो एक लेवल बनता है कंसंट्रेशन का, वो इतना नहीं बनता। तो आई वुड अर्ज कि आप लोग इस बात को रियलाइज करें और कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं वो समझें, वरना ये रह जाएंगी चीजें, बिल्कुल रह जाएंगी। मैम जी। वो हमने बाइंडिंग एनर्जी की एक इक्वेशन मॉडिफाई की ना, जिसमें हमने स्पेक्ट्रोमीटर की काइनेटिक एनर्जी वगैरह पुट की, हम्म, तो जी उसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन के लिए ये सारी चीजें तो फिक्स है, मतलब वो चाहे हाइड्रोजन से या यूरेनियम या जो भी है, तो उससे हम क्या क्वांटिफाई किस फिक्स है? तरह करेंगे? क्या फिक्स है? मतलब स्पेक्ट्रोमीटर की काइनेटिक एनर्जी जो हमने वहां पे सेट की है और उसके लिए जो वर्क फंक्शन है, तो वो तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं होगी। स्पेक्ट्रोमीटर तो की काइनेटिक एनर्जी तो इस्तेमाल ही नहीं की जाती ना। काइनेटिक एनर्जी विच इज मेजर्ड एट द स्पेक्ट्रोमीटर लेवल, दैट इज बीइंग आइडेंटिफाइड। ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल, थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। देखिए, के ई प्लस दिस, इसको रिप्लेस किया हुआ है इसकी जगह, इस इक्वेशन में सिंपल यही करती है। ठीक है। ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी है, जिसके जो सैंपल से वो निकला और जिस काइनेटिक एनर्जी की साथ वो स्पेक्ट्रोमीटर में एंटर हो रहा था। ये वो वर्क फंक्शन है जिसको उसने एक्चुअली ओवरकम किया। ये इक्वेशन है, मैं कहूँ कि 10 जो है वो बेसिकली, आप लेट्स जस्ट से कहें 7 + 3 भी 10 है, 5 + 5 भी 10 है, ऐसा ही है। तो 10 = 10। अब मैंने इस चीज को एक्चुअली 5 + 5 वाली ले ली और मैंने कहा जी ओके, ये वाली कहानी है। ठीक है। तो मैंने के ई डैश को रिप्लेस कर दिया के ई से, और इसको रिप्लेस कर दिया इससे। ठीक। सो अब आपका जो सवाल है कि सारे एलिमेंट्स के लिए क्या ये सेम होगी, जो हमने पीछे लेंसेज पढ़े थे बेटे, यहाँ पे लेंसेज लगे हुए हैं, वो रिटार्ड कर रहे हैं। होता ये है कि जब आप स्पेक्ट्रोमीटर की लेवल पे बात करते हैं, आपने एनर्जी को एक पास एनर्जी, इसको हम कहते हैं पास एनर्जी, पास एनर्जी एक फिक्स्ड नंबर रखते हैं। ठीक है। आप ये नहीं चाहते कि एक वक्त में सारे एलिमेंट्स के कोर शेल की इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज इसमें घुसना शुरू हो जाए। क्या वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, क्या वो 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, वो सारे इलेक्ट्रॉन एक वक्त में पास होना शुरू करते हैं। आप चाहते हैं कि एक पास एनर्जी रखें और उस पास एनर्जी को आप फिक्स कर दें। आप कहते हैं मैं इस वक्त चाहता हूँ कि जी पास एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पास एनर्जी के अकॉर्डिंग जो आपके लेंसेज होंगे वो उन एनर्जी को रिटार्ड कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी एनर्जी को 50 बनाना है। तो उसमें से अगर वो 1500 आ रहे होंगे तो रिटार्डेशन में से उन्होंने 1450 को माइनस किया, रिटार्ड किया। जब वो डिटेक्टर कंप्यूटर लेवल पे जाएगा तो 1450 जितनी उसने की थी उतनी वो इसने ऐड भी कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो रिटार्डेशन का काम है और लेंसेज का काम है और पास एनर्जी का काम है, वो ये है कि एक वक्त में फिक्स्ड एनर्जी पास हो। उस फिक्स्ड एनर्जी में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो क्वांटिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है।
क्वालिफिकेशन आपने खुद देखा कि मैंने पहले 0 से 50 तक पास कराया, फिर 50 से 100 तक कराया, 100 से 200 तक कराया, 200 से इतने तक कराया। उसके अंदर फिर वेरिएशन आती है कि एक 49 है, 48 है, 47 है, 46 है, 45 है। वो डिटेक्टर के अंदर सफेरिकल सेमी सफेरिकल के अंदर किस पोजीशन के ऊपर पास पॉइंट कर रही है, वो एनर्जी से कोरिलेट करेगी। ठीक है, तो ये रेंजेस दी जाती हैं यहाँ पे। असल में टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। इसके अंदर 2-3 मैकेनिज्म है कि एक तो फिक्स्ड पास्ट एनर्जी है, फिर फिक्स्ड एक और भी चीज है, एक रिटार्डेशन है, एक और भी है। तो वो सारे मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू वो उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाता है कि आप एलिमेंट टू एलिमेंट डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन बाइंडिंग एनर्जी या फिर बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी दी जाए। मेजर आप कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, ये आप मेजर कर रहे हैं कितनी काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है। आपने मेजर कर ली लेंसेज के लेवल पर कितनी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, आपने फिर उसको कम किया कि अब इसको इतना कम किया जाना चाहिए, और एक पास एनर्जी पे पास करा दिया। मैं एक ही मॉडल को डिस्कस कर रही हूँ। आपने कहा जी ये पास एनर्जी वाला जो सिस्टम है ना, ये बेस्ट एफिशिएंसी देता है कि एलिमेंट टू एलिमेंट डिफरेंशिएशन को इजीली आइडेंटिफाई करा देता है। इसकी एफिशिएंसी बड़ी अच्छी है कि मिक्स नहीं करता। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे देयर आर डिफरेंट एनालाइजर स्पेक्ट्रोमीटर्स। ठीक है बेटे, आई डोंट नो आई एम इफ आई एम एबल टू सफाइस व्हाटएवर द क्वेश्चन वाज। ठीक है मैम। थोड़ा सा आगे चल के इसको हम फर्दर अंडरस्टैंड कर लेंगे। जी मैम। मैम ठीक है, काफी अच्छा नहीं है? अब मुझे पता था ये आप ही ने बोलना है। अगली दफा आप ना बोलिएगा, किसी और को भी मौका दे दीजिएगा बोलने के लिए। मैं बस अटेंडेंस लेने लगी थी। एक तरीका आता है मुझे, और तरीका नहीं आता। आप लोग जो है ना अपनी अटेंडेंस को खुद भी मार्क कर दें। ये एक ही पेज है, इसके अलावा और तो नहीं है, एक ही है। ठीक है जी बेटे, एनी क्वेश्चंस बताइए। हम्म, कुछ स्लाइड ऐसी हैं जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई, वो सिर्फ मैंने अपने लिए रखी हुई हैं। ये इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ये जो आपको मैंने सिंपल इक्वेशन करके यहाँ दिखाई हुई है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी डिटेल्स है कि किस तरह से असल में बैंड गैप्स आपके इस तरह नहीं प्लॉट करते, वो साइन लाइन के थ्रू नहीं होते, वो बेसिकली इस तरह से डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के थ्रू वो करते हैं, प्लॉटेड होते हैं कि कितनी स्टेट्स हैं, SPDNF कितनी स्टेट्स हैं। ठीक है, एनीवेज ये दैट्स नॉट फॉर यू, ये डिफरेंट, ये फोटो इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रोस्कोपी की कैलिब्रेशन की जाती है। देयर आर डिफरेंट पेपर्स हैं कि वो कितना है, ये बैंड गैप है, ये दिस एंड दैट। एनी क्वेश्चंस? नन? चले, पर नहीं है तो छुट्टी करें। ठीक है, टेक केयर। अगले हफ्ते में आपका मंडे फ्राइडे को क्विज होगा, और क्विज जो होगा आपका कहाँ तक हो? ये तीनों लेक्चर इंक्लूड हो, सही है आज के लेक्चर तक कर दें? जी। चले ठीक है, मैं आपको स्लाइड्स वगैरह भेज दूंगी। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।